हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। आज हम छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से रघुजी तृतीय के शासनकाल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, और उनके शासनकाल में घटित प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे जिलेदारों की नियुक्ति, नरबली प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, बरगढ़ का विद्रोह, धमधा विद्रोह, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ क्योंकि आज ये हमारा मराठा शासन से संबंधित लास्ट वीडियो है, तो इसी वीडियो में फ्रेंड्स आज हम मराठाकालीन शासन व्यवस्था भी देखेंगे, जो आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूना भोसला शासन जो है वो कब से कब तक चला। तो फ्रेंड्स 1830 से लेकर 1854 तक का जो शासनकाल था छत्तीसगढ़ में, उसे पूना भोसला शासन के नाम से जाना गया। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन की स्थापना कैसे हुई। तो फ्रेंड्स अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य 13 दिसंबर 1826 को एक संधि के अनुसार केवल नागपुर क्षेत्र जो है वो रघुजी तृतीय को सौंपा गया। फ्रेंड्स आपको इस संधि के बारे में मैंने पहले ही बताया है। 13 दिसंबर 1826 को उस समय पे आपके छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश अधीक्षक थे वो कैप्टन सैंडीज थे। उनके शासनकाल में फ्रेंड्स ये संधि हुई थी, जिसके तहत जो है रघुजी तृतीय को नागपुर क्षेत्र सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र नहीं सौंपा गया था, इस वजह से इस क्षेत्र में ब्रिटिश अधीक्षक ही जो है वो शासन कर रहे थे। फ्रेंड्स जो दूसरी संधि थी वो ये थी कि वो 27 दिसंबर 1829 को हुई थी, जिसमें शेष भाग भी जो है वो भोसला शासक को सौंपा जाना था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स उस समय पे भोसला शासक को सौंपा नहीं गया था। फाइनली 15 जनवरी 1830 को फ्रेंड्स गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त होती है कि नागपुर का जो शेष भाग है, मतलब जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है, वो आपके भोसला शासक मतलब रघुजी तृतीय को सौंपा जाए, क्योंकि वो 13 दिसंबर 1826 को वो वयस्क हो चुके थे। इसी वजह से पहली संधि जो थी वो उस समय पे हुई थी। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है वो 6 जून 1830 को छत्तीसगढ़ का शासन जो है वो नागपुर के शासक रघुजी तृतीय को हस्तांतरित किया गया। तो फ्रेंड्स फाइनली रघुजी तृतीय को शासन कब हस्तांतरित किया गया, तो 6 जून 1830 को, मतलब छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन की स्थापना कब होती है, तो 6 जून 1830 को होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 जून 1830 तक जो आपके छत्तीसगढ़ में जो शासन कर रहे थे वो ब्रिटिश अधीक्षक, आपके लास्ट ब्रिटिश अधीक्षक थे, जिनका नाम था कैप्टन क्राफर्ड ने फ्रेंड्स रघुजी तृतीय द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे, जिनका नाम था कृष्णराव अप्पा, उन्हें शासन हस्तांतरित किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन की स्थापना होती है और रघुजी तृतीय का शासन जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं रघुजी तृतीय के बारे में। तो फ्रेंड्स जो रघुजी तृतीय का जो शासनकाल था वो 6 जून 1830 से लेकर के 11 दिसंबर 1853 तक था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा 6 जून 30 से लेकर के 11 दिसंबर 1853 था। फ्रेंड्स 1830 में इन्होंने छत्तीसगढ़ का शासन जिलेदारों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया। मतलब कि फ्रेंड्स रघुजी तृतीय जो थे उन्होंने भी एक नई शासन व्यवस्था स्थापित की। जैसे कि आप लोगों ने आपने देखा था कि व्यंकोजी भोसले ने सूबा शासन पद्धति लाया था, उसी प्रकार फ्रेंड्स रघुजी तृतीय ने खुद यहाँ पर आकर शासन ना करके अपने जिलेदारों के माध्यम से यहाँ पर शासन का संचालन करने का निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था जिसे जिल्हा कहा जाता था, इनके शासन के लिए जो नियुक्त अधिकारी होते थे फ्रेंड्स वो जिल्हेदार या जिलेदार कहलाते थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जिल्हा व्यवस्था या किनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जिल्हा कहा जाता था, तो वो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में। और जिले में नियुक्त जो अधिकारी होते थे उन्हें जिल्हेदार या जिलेदार का नाम दिया जाता था। तो फ्रेंड्स एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो जिलेदार होते थे इनका जो मुख्यालय होता था वो रायपुर होता था और इनकी नियुक्ति जो है वो रघुजी तृतीय से होती थी। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण चीजें थी रघुजी तृतीय से संबंधित कि उन्होंने सबसे पहले कौन सी व्यवस्था स्थापित की, तो
जिलेदारों की व्यवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलेदार हुए या छत्तीसगढ़ के जिलेदार कौन-कौन से थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रघुजी तृतीय के शासनकाल में कुल 8 जिलेदार हुए थे, जिनका क्रम आपको याद रखना है। आजकल परीक्षा में इनका क्रम भी पूछा जाता है, एक बार पूछा भी जा चुका है। तो फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जिलेदार थे उनका नाम था कृष्णराव अप्पा। याद रखिएगा, इन्हीं को ही जो कैप्टन क्राफर्ड है उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया था। मतलब कि रघुजी तृतीय के शासनकाल में पहले जो अधिकारी जो छत्तीसगढ़ का शासन संभाले वो कौन थे? कृष्णराव अप्पा थे। फ्रेंड्स दूसरे जो जिलेदार थे वो थे अमृतराव अप्पा। इसके बाद सदरुद्दीन थे फ्रेंड्स। सदरुद्दीन के शासनकाल में ये हुआ था फ्रेंड्स, इन्होंने सरकारी राशि गबन किया था, उसके आरोप में इन्हें पदच्युत किया गया था, मतलब इन्हें पद से हटाया गया था। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, सदरुद्दीन को पद से हटाया गया था। जो चौथे जिलेदार थे फ्रेंड्स वो दुर्गा प्रसाद थे। उसके बाद इंदुक राव थे। फिर छठवें जिलेदार सखाराम बापू थे। सातवें जिलेदार आपके गोविंद राव थे फ्रेंड्स, और अंतिम और आठवें जिलेदार गोपाल राव थे। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा और अंतिम जिलेदार जो हुए थे वो गोपाल राव हुए थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन सभी जिलेदारों का क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं रघुजी तृतीय के शासनकालीन प्रमुख घटनाओं के बारे में, कि फ्रेंड्स रघुजी तृतीय के शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी जो आपकी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इवन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली घटना है मुल्तानी ठगे लुटेरों का दमन। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ ये था, रघुजी तृतीय के शासनकाल में 1830 में ठगे लुटेरों का फ्रेंड्स आतंक जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फ्रेंड्स उसमें मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में जो मुल्तानी मुखिया थे, जिसमें से सलावत, उदाहुस्न और प्यारे जमादार थे। फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है, ये आपकी आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुल्तानी ठगे लुटेरों में जो मुखिया थे, मतलब जो ठगे लुटेरे थे वो कौन थे, मतलब उनमें किनका किनका नाम आता है। तो इनमें से सलावत, उदाहुस्न और प्यारे जमादार थे फ्रेंड्स। इस कार्य के लिए, मतलब कि ठगे लुटेरों के दमन के लिए फ्रेंड्स कैप्टन स्लीमन को समान अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, और इन्होंने ठगे लुटेरों का सफलतापूर्वक दमन कर छत्तीसगढ़ की जनता को इनसे आतंक मुक्त किया था। तो फ्रेंड्स दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठगे लुटेरों के दमन के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था, तो कैप्टन स्लीमन को सामान्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया था फ्रेंड्स। और ठगे लुटेरों का जो मुल्तानी मुखिया थे वो कौन कौन थे, तो सलावत, उदाहुस्न और प्यारे जमादार थे। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण चीज थी रघुजी तृतीय के शासनकाल से संबंधित पहली घटना। यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो दूसरी घटना थी धमधा में धमधा का विद्रोह। तो फ्रेंड्स ये 1830 में धमधा के गोड़ राजाओं का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, धमधा एक परगना था। धमधा परगना के एक पुजारी के नेतृत्व में गोड़ों ने गुप्त रूप से विद्रोह करना प्रारंभ किया था फ्रेंड्स। किंतु जैसे ही ये विद्रोह के बारे में सूचना जो है वो प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा को प्राप्त होती है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, कुछ सैनिक भेज करके उस उपद्रव को शांत कराया था। तो फ्रेंड्स ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी रघुजी तृतीय के शासनकाल में, धमधा के गोड़ राजाओं का विद्रोह, जिसका दमन किसने किया था, तो कृष्णराव अप्पा ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो दूसरा महत्वपूर्ण जो घटना थी वो ये था बरगढ़ का विद्रोह। फ्रेंड्स ये जो बरगढ़ विद्रोह था ये 1833 से 45 के बीच हुआ था। फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ ये था कि बरगढ़ के जो प्रमुख थे जिनका नाम अजीत सिंह था और उनके पुत्र, तो फ्रेंड्स अजीत सिंह और उनके पुत्र ने शासन के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा, किंतु फ्रेंड्स अंग्रेजों के आदेशानुसार जो रायगढ़ के जो शासक थे जिनका नाम था देवराज सिंह, उन्होंने विद्रोह का दमन किया, और अंग्रेजों के अनुसार फ्रेंड्स उन्हें मतलब जो इस विद्रोह का दमन करेगा उन्हें जो है बरगढ़ का जमींदारी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो उसी के तहत फ्रेंड्स देवराज सिंह को बरगढ़ की जो जमींदारी जो थी वो प्राप्त हो गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बरगढ़ विद्रोह जो है वो किसने प्रारंभ किया था, अजीत और बलराम सिंह ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसका दमन किसने किया था, तो रायगढ़ के शासक देवनाथ सिंह ने इसका दमन किया था, और उन्हें बाद में बरगढ़ की जमींदारी भी जो है वो प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद अगर हम और घटनाओं के बारे में बात करें फ्रेंड्स रघुजी तृतीय के शासनकाल में, तो वो थी नरबलि प्रथा का अंत।
फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में कुछ जमींदारियां, जैसे कि बस्तर और करोच जमींदारी में विशेषता जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों में नर बलि प्रथा का प्रचलन था। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसी बीच में आपने देखा था रघुजी तृतीय के शासनकाल में 1842 में बस्तर क्षेत्र में, है ना, कौन सा विद्रोह हुआ था आपका, मेरिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो मेरिया विद्रोह क्या था फ्रेंड्स, नरबली प्रथा के विरोध में ही था। मतलब कि नरबली प्रथा जो थी वो जनजातियों में प्रचलित थी, अंग्रेज जो थे उसके अगेंस्ट थे, उसके विरोध में ही, क्योंकि नरबली प्रथा उन लोग पहले से ही करते आ रहे थे, तो इसके विरोध में ही ये मतलब विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। तो इसी विद्रोह को मतलब कि इस नरबली प्रथा का अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक ब्रिटिश प्रतिनिधि जिनका नाम था कैप्टन कैंपबेल को छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रघुजी तृतीय के शासनकाल में नरबली प्रथा के अंत के लिए किसे तैनात किया गया था, तो कैप्टन कैंपबेल को तैनात किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, और ये नरबली प्रथा जो है वो कौन सी जमींदारी में प्रचलित थी, तो बस्तर और करोच जमींदारी, मतलब मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र में ये नरबली प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का भी अंत जो है वो रघुजी तृतीय के ही शासनकाल में हुआ। एक्चुअली फ्रेंड्स ये था कि अंग्रेज जो थे वो सती प्रथा को क्रूर और अमानवीय मानते थे, है ना। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे मतलब कदम उठाए थे सती प्रथा के अंत के लिए, जिसमें से आप फ्रेंड्स बंगाल और बिहार क्षेत्र में देख सकते हैं कि उन्होंने 4 सितंबर 1829 को ही आदेश पारित कर सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो फ्रेंड्स रघुजी तृतीय ने भी इस प्रथा के उन्मूलन के लिए 1831 में आदेश पारित किया था कि सती प्रथा भी जो है वो छत्तीसगढ़ में इसका अंत हो या बंद हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रघुजी तृतीय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी कार्य किया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स रघुजी तृतीय के शासनकाल से पूर्व जो प्रशासनिक कार्य हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो भाषा फारसी थी फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया, फारसी भाषा को समाप्त किया और उसके स्थान पर मराठी और हिंदुस्तानी को भाषा का दर्जा दिया था। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, रघुजी तृतीय ने फारसी भाषा को समाप्त किया और उसके स्थान पर मराठी और हिंदुस्तानी को भाषा का दर्जा दिया था। इसके अलावा अगर हम और भी घटनाओं के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण घटना ये थी कि रघुजी तृतीय के ही शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 2 नए ताहूतदारी का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स ये अब आपका प्रश्न है पहला कि छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में बने पहले कौन से 2 ताहूत थे वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स पहले 2 ताहूत ऑलरेडी बन चुके थे, रघुजी तृतीय के शासनकाल में इन्होंने 2 ताहूतदारी का और निर्माण कराया, जिसमें से एक था सिरपुर, दूसरा था लवन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिरपुर ताहूतदारी जो है वो 1843 में बना था और लवन जो है 1848 में बना था। इसके अलावा फ्रेंड्स रघुजी तृतीय की ये सभी महत्वपूर्ण घटना थी, मतलब कि रघुजी तृतीय ने अपने पुनः भोसला शासनकाल में बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने कार्य किया था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही की थी। फ्रेंड्स फाइनली 11 दिसंबर 1853 में रघुजी तृतीय की लंबे समय उनकी स्वास्थ्य खराब थी, बहुत दिनों से वो बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनकी 11 दिसंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि रघुजी तृतीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो निसंतान थे, इस वजह से जो नागपुर वाला जो शासन था या जो साम्राज्य था वो फ्रेंड्स अंग्रेजों के अधीन आ गया। कैसे फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि उस समय पे जो आपके गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, इनका शासनकाल फ्रेंड्स, जो लॉर्ड डलहौजी जो शासन मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे, इनका शासन जो है 1848 से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि रघुजी तृतीय के समकालीन ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी लॉर्ड डलहौजी की, वो ये था व्यवगत सिद्धांत या जब्ती का सिद्धांत। मतलब फ्रेंड्स इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता था, यदि किसी शासक के यदि उनके पुत्र ना हो, यदि उनके उत्तराधिकारी ना हो, तो उस क्षेत्र को जो है अंग्रेज जो है वो अपने शासन में, अपने साम्राज्य में वो हड़प लेंगे, ऐसा होता था। तो फ्रेंड्स एक प्रकार से ये जब्ती या हड़प की नीति भी कहलाती थी, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी इसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की इसी जब्ती के सिद्धांत के तहत जो है नागपुर साम्राज्य जो है उसे मार्च 1854 को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि नागपुर के अधीन ही छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, मतलब मार्च 1854 में जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था वो भी जो है ब्रिटिश अधीन जो है वो हो गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर मराठा शासन जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होकर के छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो स्थापित हो चुका था। तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं मराठा शासन कुछ शासन व्यवस्था के बारे में, कि इनकी कर व्यवस्था क्या थी, इनके प्रशासनिक प्रमुख क्या थे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मराठा कालीन कर व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स, मराठा काल में बहुत सारे नए नए कर जो है लाए गए थे, मतलब नए कर बनाए गए थे, कर व्यवस्था आई थी, जिसमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो कर व्यवस्था था वो था टकौली। फ्रेंड्स, जो टकौली जो था वो जमींदारी क्षेत्र से लिया जाने वाला वार्षिक कर था। फ्रेंड्स, ये जमींदारी और खालसा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको और भी बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जमींदारी और खालसा क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टकौली कर कहाँ से लिया जाता था, तो जमींदारी क्षेत्र से लिया जाने वाला वार्षिक कर था। याद रखिएगा, टकौली जो है वो जमींदारी क्षेत्र से लिया जाने वाला वार्षिक कर था। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सायर जो था वो आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर था। मतलब कि फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन पर जो लिया जाने वाला जो कर था वो कौन सा था, तो आयात निर्यात था। ठीक है, सायर कर था। इसके अलावा अगर हम दूसरे कर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वो था कलाली। कलाली जो था फ्रेंड्स, वो मादक द्रव्य पर लगाया जाने वाला कर था, या एक प्रकार का आबकारी कर था फ्रेंड्स, जो मराठा कालीन कर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पंडरी जो था वो गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंडरी कर जो है वो किस पर लगाया जाता था, तो वो गैर कृषक वर्ग पर लगाया जाने वाला कर था। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सेवई जो था वो अर्थदंड या जुर्माना राशि या अन्य कर था। मतलब कि जुर्माना राशि पर लिया, मतलब जो कर था वो सेवई कहलाता था। इसके अलावा जितने भी जो छोटे मोटे जो कर थे फ्रेंड्स, वो सभी जो है वो सेवई कर के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जमींदारी भी एक कर व्यवस्था थी, जिसमें आयात किए गए अनाज पर लगाया जाने वाला कर था। मतलब कि जितने भी अनाज जो है जो आयात किए जाते थे उस पर जमींदारी कर लगाई जाती थी। और ये फ्रेंड्स ऐसा था कि एक गाड़ा के पीछे 3 पैली जो है वो कर लगाया जाता था। फ्रेंड्स, पैली जो होता है वो एक मतलब नाप की, तौल की एक इकाई होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जैसे कि काठा होता है वैसा ही पैली होता है। तो एक गाड़ी के पीछे जो है वो 3 पैली जो है वो जमींदारी कर पर लगाया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मराठा कालीन कर व्यवस्था थी जो आपको याद रखना है। ये आपके मैच द कॉलम में आता है। आजकल ये कूट के माध्यम में भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मराठा कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, कि कौन कौन से अधिकारी जो है वो कौन से विभाग के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सूबेदार के बारे में, तो सूबेदार जो होता था फ्रेंड्स, वो सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सूबा शासन व्यवस्था क्या थी। सूबा शासन व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, है ना, व्यंकोजी भोसले थे। तो ये सभी चीजें आपको पता है। तो सूबा क्या था, सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी सूबादार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम कमा विस्तार के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कमा विस्तार जो होता था वो परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मैंने परगना पद्धति के बारे में भी आपको बता रखा है। उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो कमा विस्तार होता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम पंडरी पांडे के बारे में बात करें, तो मादक द्रव्यों से प्राप्त आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था। तो फ्रेंड्स देखिए, एक हमने कर देखा था फ्रेंड्स, पंडरी कर देखा था, है ना। तो पंडरी कर क्या होता था, गैर कृषक पर लगाया जाने वाला कर था, वो कर था फ्रेंड्स। और ये अधिकारी है। अगर आपसे पंडरी पांडे पूछा जाएगा तो वो मादक द्रव्यों से प्राप्त आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बरार पांडे भी एक प्रशासनिक अधिकारी है, जो कि लगान रजिस्टर तैयार करने वाला अधिकारी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोतदार के बारे में, तो पोतदार फ्रेंड्स एक प्रकार का खजांची है, जो कि खजांची के रूप में बरार पांडे की सहायता करने वाला अधिकारी है। बरार पांडे लगान तैयार करता है और पोतदार जो है वो खजांची के रूप में बरार पांडे की सहायता करता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स फडणवीस के बारे में, तो फडणवीस भी जो है ये मराठा कालीन, मतलब बहुत प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है फ्रेंड्स, जो कि आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी है।
तो फ्रेंड्स, फडणवीस जो है वो कौन से लेखाधिकारी हैं? आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी। इसके अलावा फ्रेंड्स, पटेल, आप सभी को पता है पटेल क्या करते हैं? लगान निर्धारित या लगान वसूली करते हैं गाँवों का। इसके अलावा जो कोतवाल जो होता है फ्रेंड्स, वो गाँव की सुरक्षा करने वाला कर्मचारी होता है, ग्रामीण स्तर का कर्मचारी होता है जो गाँव की सुरक्षा करता है। गौटिया, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जो ये गौटिया जो ये प्रशासनिक पद है, ये कलचुरी कालीन पद है, मतलब कलचुरी काल से फ्रेंड्स ये मराठा शासन तक ये कंटिन्यू ये पद चलता आया था, जो कि ग्राम स्तर का सर्वोच्च पद है, गौटिया। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बड़कर के बारे में बात करें तो बड़कर जो होता है वो परगना की प्रशासनिक सूचनाएं कमा विस्तार को पहुंचाता है। जैसे कि कमा विस्तार जो है वो परगना का सर्वोच्च अधिकारी है, तो बड़कर क्या करता है? परगना की जितनी भी प्रशासनिक सूचनाएं हैं उसको कमा विस्तार तक पहुंचाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आमीन जो है वो भी एक प्रशासनिक पद है, जो कि फ्रेंड्स किसके द्वारा ये आमीन का पद लाया गया था? तो आपकी कैप्टन एगेन्यू के द्वारा 3 पद लाए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आमीन भी एक पद है जो कि परगने का राजस्व संबंधी हिसाब रखता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अंतिम जो आपका प्रशासनिक अधिकारी है वो है पंड्या, जो कि अस्थायी राजस्व कर्मचारी है। तो फ्रेंड्स, ये है आपके मराठा कालीन शासन व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारी और उनके कर व्यवस्था के बारे में। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से ये वीडियोस जो हैं वो शेयर करिएगा। धन्यवाद।